चलिए अब बिना देर किए आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो आज अखबारों की हेडलाइंस बनी हैं, जिन्होंने अखबारों का फ्रंट पेज जो है वो कैप्चर किया हुआ है। सपा ने 23 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। ये खबर आई है जनसत्ता में, और सपा में 23 उम्मीदवारों की सूची जो जारी हुई है वो कल इसका ऐलान किया गया। शनिवार को अपने 23 उम्मीदवारों की सूची को जो है वो सार्वजनिक किया गया। इस सूची में इलाहाबाद शहर पश्चिमी से 4 बार फूलपुर लोकसभा सीट पर सपा के टिकट पर जीतने वाले दबंग अतीक अहमद का नाम भी शामिल है। उनके अलावा आजम खान का नाम शामिल है, और आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम को स्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। और शनिवार को जारी की गई ये सूची जो है उसमें बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और मायावती के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई हसनुद्दीन सिद्दीकी को बांदा से प्रत्याशी बनाया गया है। और शनिवार को ये 23 प्रत्याशियों की सूची जो है वो समाजवादी पार्टी ने अपने 188 प्रत्याशियों की सूची अब तक जारी की है। और इनमें जो बुढ़ाना से कुंवर हसन, चरथवल से मुकेश कुमार को हटाकर अब्दुल्ला राणा को टिकट दिया गया है। तो पूरा सियासी संग्राम जो है वो जारी है। और जनसत्ता में दूसरी जो खबर है वो है हवाला कारोबारी के यहां आयकर का छापा, स्नान घर में खजाना मिला। तो तमाम खबरें आ रही हैं, जब से नोटबंदी हुई है तमाम इस तरह की खबरें आ रही हैं, और नोटबंदी के बाद से ही आयकर विभाग की छापेमारियां भी जो हैं वो तेज हो गई हैं, और नोटों का जो जखीरा है वो मिलना जारी है। शनिवार को ऑपरेटर के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 2000 रुपए के नए नोटों में 5.7 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। और इसके अलावा 32 किलो सोने चांदी के गहने और सिलियां और अमान्य हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोटों में से 90 लाख रुपए की नकदी मिली है। तो आप अंदाजा लगाइए, कहीं पर नोटों के लिए मारामारी है, नोट नहीं मिल रहे हैं लाइन में लगने के बावजूद, तो कहीं खजाना मिल रहा है, वो भी स्नान घर में। आगे बढ़ते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है, ये है ऐसी है अम्मा की कहानी लेकिन चिन्नम्मा के बिना अधूरी। ये जया ने 2 साल की उम्र में पिता खोया और फिर इकलौता भाई भी खो दिया। और ये दैनिक भास्कर में एक मान लीजिए एक फीचर जिसको बोलते हैं वो छपा हुआ है जयललिता के ऊपर। हाल ही में उनका निधन हो गया था लंबी बीमारी के बाद, तो उस पर ये पूरा जो एक आर्टिकल है वो छपा गया है। दैनिक जागरण की बात कर लेते हैं। लोकसभा में बोलने से रोका तो जनसभा में आया मोदी। ये कल मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा, जो विपक्षी दल है वो मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में हंगामा करने पर जनता के कटघरे में विपक्ष को खड़ा कर दिया, और उन्होंने बहुमत की सरकार को संसद चलाने से रोकने पर विपक्ष को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की फटकार की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बोलने से रोके जाने के बाद मैं मजबूर होकर जनसभा में अपनी बात कहने आया हूं। तो ये दैनिक जागरण में खबर है, लोकसभा में बोलने से रोका। और आगे बढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स, पुराने छेड़ेंगे नहीं, नए को छोड़ेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही अंदाज में, जो कड़क अंदाज उनका रहता है, रैली के दौरान उन्होंने ये सब बातें कही हैं और कहा है कि पुराने छेड़ेंगे नहीं और नए छोड़ेंगे नहीं, नोटबंदी से पहले मामले नहीं खंगालेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस के तौर पर छपी हैं, और ये तमाम वो खबरें हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं अखबारों में। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश में कोहरे के कहर की करते हैं। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का प्रकोप जारी है। कोहरे के साथ ही अब सर्द हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं, और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां जो हैं वो रेंग कर चल रही हैं, गति धीमी हो गई है। तो सुबह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी नीचे गिर गई। ट्रेन और रेल सेवाएं घने कोहरे के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दिल्ली से जाने वाली भी कई ट्रेनें उनके टाइम पर भी असर पड़ा है, और कोहरे के कहर से ट्रेन यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से रेल सफर करने वाले लोगों का सफर ठहर सा गया है। आपको बता दें कि 75 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिन पर असर पड़ा है और वो डिले है। 12 घंटे से अभी कभी ये टाइम बता रहे हैं, कभी वो टाइम बता रहे हैं, आकर के खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। ट्रेन बहुत लेट है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे ट्रेन लेट आ रही है और लेट बढ़ती जा रही है। हम लोग इतनी परेशानी हो रही है। तो हम आपको बता दें कि
कोहरे का कहर जो है पूरे उत्तर भारत में लगातार जारी है और जैसा कि हम आपको बार बार ये एहतियातन बता रहे हैं कि जब भी आप सड़कों पर चलते हैं आप ट्रैफिक रूल्स का कड़ाई से पालन करें। अगर रेड लाइट है तो आप रुक जाएं, ग्रीन लाइट है तो आप चलना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट्स बहुत हो जाते हैं। किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना बहुत जरूरी है, वो भी कोहरे के दौरान, और गाड़ी की जो स्पीड है वो धीमी करें। बात करें राजधानी लखनऊ की तो वहां पर भी सुबह से ही कोहरे का प्रकोप जारी है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि छुट्टी का दिन होने की वजह से सड़कों पर लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं। कोहरे के साथ ही सर्द हवाएं भी ठंड में ज्यादा इजाफा कर रही हैं, तो ठंड से लोग परेशान हैं। हालांकि आज संडे है, इतवार का दिन है, तो लोग अपने घरों में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि सर्द हवाएं भी आज चल रही हैं। और जैसे जैसे पहाड़ों में सर्दी होगी, बर्फ गिरेगी, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जाएगी और फॉग जिसको कि कोहरा कहते हैं उसका प्रकोप अभी और भी दिन देखना मिलेगा। अभी आने वाले हफ्ते में उसका प्रकोप और भी झेलना पड़ सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सड़कों पर निकलते हैं तो टाइम का मार्जिन लेके चलिए ताकि आप धीरे चलें और अपने गंतव्य स्थान पर टाइम पर पहुंच जाएं। फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, टेल लाइट का इस्तेमाल करें, हेडलाइट्स ऑन रखें, क्योंकि सड़कों पर जो गाड़ियां चलती हैं तो टेल लाइट के सहारे ही आगे बढ़ती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ साथ दूसरे की भी जान खतरे में ना डालें और सड़कों पर धीरे चलें। और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है रुकने की, आपको लगता है कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, आपको रुकना चाहिए, तो कहीं साइड में आप अपनी गाड़ी लगा लीजिए और धीरे से ही अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कीजिए। तो तमाम जगहों का यही हाल है। विजिबिलिटी बहुत लो है जिसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। तो आने वाले दिनों में ये परेशानियां जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले दिन और भी कहर ढाएंगे और कोहरे की जो मार है वो सबको झेलनी पड़ सकती है। हालांकि आज इतवार है, आज छुट्टी का दिन है, तो ज़्यादातर लोग अपने घर में ही दुबके बैठे हैं ताकि ठंड का असर जो है वो उन पर ना पड़े। तो सर्द हवाएं चल रही हैं। तो ये तो दो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली की और यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पर कोहरे का कहर लगातार जारी है और विजिबिलिटी काफी लो है, जिसकी वजह से गाड़ियां वहां पर रेंग रेंग के चल रही हैं। ट्रेन्स पे काफी असर पड़ा है, ट्रेन्स डिले हो गई हैं या तो फिर रद्द कर दी गई हैं। कुछ ट्रेन फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, फ्लाइट्स भी डिले हो रही हैं और जिंदगी थोड़ी सी थम जाती है इस दौरान। तो नई दिल्ली कोहरे के कारण ट्रेनें भी लेट होने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे इंक्वायरी पोर्टल की माने तो कुल 290 ट्रेनें जो हैं वो अपने निर्धारित समय से देर से चल रही हैं और वहीं पूरे देश में रेलवे ने 9 दिसंबर से 17 दिसंबर तक के लिए कुल 400 से अधिक ट्रेनों की पूरी तरह से रद्द कर दिया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी लखनऊ से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कैसा मिजाज है मौसम का लखनऊ में? तमन्ना, अगर हम मौसम के मिजाज की बात करें तो कोहरे से अटा हुआ है मिजाज और लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी ड्राइविंग हो रही है वो हेडलाइट जला करनी पड़ रही है। विजिबिलिटी बहुत कम है रोड पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ट्रेन और हवाई जहाज़ का जो रूट है वो कितनी बाधित हुआ होगा, क्योंकि अगर सड़क पर चलना मुहाल है तो जाहिर सी बात है ट्रेन और हवाई जहाज़ ये दो ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं जो हमेशा कोहरे की मार झेलते हैं आज के दौर में भी। तो उस पर किस तरीके से कैसे बदलाव किया जाए जो अलग सी बात है, लेकिन आज हम अब बात करें कोहरे की तो उसकी मार साथ और दिखाई दे रही है। अभी भी 8 बज चुके हैं लेकिन राहत कोई आसानी दिख रहा है। हेडलाइट जाके चल रहे हैं, थोड़ी सी विजिबिलिटी ज़रूर बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी गाड़ियों की जो रफ्तार है बेहद मध्यम है। लोग तभी घर से निकल रहे हैं जब बेहद ज़रूरी हो। अलाव का प्रबंध लोग अपने एंड से कर रहे हैं, सरकार के एंड से नहीं किया गया है। और जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो ड्राइविंग सीट पर हैं,
वो इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि उनकी रफ्तार ज़्यादा ना हो और गाड़ियों के हेडलाइट और इंडिकेटर ऑन हो, ताकि जो सामने से आने वाली गाड़ी हो उनको पता चल सके कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो जाहिर सी बात है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लोगों ने ले रखे हैं। और जो यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो बेहद दिक्कतों भरी चल रही है लखनऊ में। अगर आप लखनऊ शहर का ये आलम है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाईवे और इंटीरियर्स में क्या आलम होगा। तमन्ना जी, खुरम आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो पूरे उत्तर भारत में अभी कोहरे का कहर जारी है और आने वाले दिन में ये कोहरे का कहर और भी कहर बरपा सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि एहतियातन आप सड़कों पर भी ध्यान से चलें और गर्म गर्म कपड़े अब निकाल लीजिए, क्योंकि अब ठंड आ गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहराइच में नानपारा रोड स्थित राज सुहेलदेव स्थल पर परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की ये सभा दोपहर 2 बजे होगी। मोदी की सभा को लेकर बहराइच में जोरदार तैयारियां की गई हैं। पूरे बहराइच को भाजपा कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग्स और बैनर से पाट दिया है। पीएम मोदी रविवार की दोपहर में 1:55 पर हेलीकॉप्टर से बहराइच स्थित जनसभा स्थल के नजदीक बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वो दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रैली स्थल पर मौजूद रहेंगे और रैली की तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। रैली के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश तथा आसपास जिलों के भाजपा के सांसद मौजूद रहेंगे। बहराइच जिला सीमा से सटा हुआ है। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां जारी होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बहराइच जनसभा अलकायदा के निशाने पर होने की आईबी की सूचना से सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। जमीन पर सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास रहेगी, तो हवाई सुरक्षा सेना के हवाई के पास हवाले की गई है। और रैली को लेकर 6 एंटी सेविटोज टीमें तैनात की गई हैं। 4 बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद हैं। रैली स्थल के विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जिसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है। एसपीजी ने शनिवार की शाम से ही मंच को अपने घेरे में ले लिया। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता खुरम निजामी जुड़े हुए हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का कार्यक्रम है, कितनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और कितने बजे प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच जाएंगे? देखिए, जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर पहुंचेगा। और अगर हम भीड़ की बात करें तो लाखों की भीड़ वहां जुटने की उम्मीद की जा रही है और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही है। तमाम वहां जो भाजपा की यूनिट है और तमाम प्रदेश की यूनिट लगी हुई है, ताकि जिस तरीके से और रैली पीएम मोदी की सफल होती आ रही है, भीड़ के हिसाब से बात करें तो इस बार भी ज़्यादा भीड़ हो। लेकिन अगर हम देखें जहाँ पर हो रही है, बहराइच का इलाका है, वहाँ पर रैली हो रही है और बहराइच नेपाल से सटा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का। तो जो नोटबंदी है उसका सीधा असर नेपाल पर भी पड़ा है और नेपाल गवर्नमेंट जो है बार बार ये बात करी कि जो उनके पास जो इंडियन करेंसी जमा उसको आप चेंज करिए। और उसमें लगातार इसमें बातचीत चल रही है कि जो पुरानी करेंसी है वो आखिर किस तरह से बदला जाए और उसको कैसे देखा जाए कि जो करेंसी है वो कैसे लाए। तो नोटबंदी का बोलबाला रहेगा। साथ ही जो इंटर बॉर्डर टेररिज्म जो होता है, क्योंकि बड़ा जो बॉर्डर है बड़ा पोरस बॉर्डर कहा जाता है, जो नेपाल का बॉर्डर है, बहराइच की तरफ से भी वहाँ से काफ़ी लोग एंटर करते हैं और वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से जाली नोट पाकिस्तान को भेजने में बड़ी सहूलियत हुआ करती थी। तो उस तरीके को किस तरीके से ध्वस्त किया है पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर, इसका वो जिक्र करेंगे। साथ में और भी मामले हैं, वो इस बात का भी जिक्र ज़रूर करेंगे कि बहराइच को आखिर किस तरीके से और बेहतर तरीके से तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये निगाह रहेगी सबकी पीएम मोदी की इस भाषा पर कि नोटबंदी को लेकर वो क्या कहते हैं, क्योंकि नोटबंदी इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, हॉट केक है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर निजात कब मिलेगी। तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी इससे पहले भी सराहना कर चुके हैं आम जनता की, जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका बार बार कहना है कि जिनको तकलीफ़ हो रही है ये वो लोग हैं जो उनके पास काला धन है या फिर अनडिस्क्लोज अमाउंट जिनके पास है, उनको तकलीफ हो रही है। लेकिन इस बात का भी उनको जवाब देना होगा पीएम मोदी को, शायद आज वो दें कि जो एटीएम में, हालांकि वो किस तरीके से बताते हैं कि दिक्कत है। 50 दिन का समय मांगा था, 30 दिसंबर को वो समय ख़त्म हो रहा है। तो देखना ये होगा कि आज जब पीएम मोदी बोलते हैं तो डेवलपमेंट की बात क्या करते हैं, नोटबंदी को लेकर क्या बोलते हैं
और साथ ही किस तरीके से बहराइच को विकास के रास्ते पर ले जाने का उनका रोड मैप क्या है, हो सकता है वो ये भी वहाँ पर डिस्क्लोज करें। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी रैली होने की आज संभावना है और लाखों की भीड़ जुटने की वहाँ उम्मीद की जा रही है। जो कि वहाँ की यूनिट है उनका एक साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली हमेशा ऐतिहासिक होती आई है, इस बार भी ऐतिहासिक ही होगी। तमन्ना। चलिए खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ऐतिहासिक रैली इसको समझा जा रहा है क्योंकि बहराइच जो कि आतंकियों के निशाने पर भी है आईबी के अनुसार, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री मोदी आज नोटबंदी पर क्या बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा की लड़ाई का दूसरा दौर शुरू होने की बिसात बिछ गई है। चाचा शिवपाल यादव ने आज 23 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 8 समर्थकों का टिकट काट दिया गया है। वहीं अतीक अहमद को टिकट दिया गया है और आजम खान के बेटे को भी टिकट मिला है। करीब 2 महीने पहले ये तलवारें पार्टी की ताकत के लिए निकली थी और पैर छूने का ये नजारा पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म होने का संकेत देने के लिए था। लेकिन अब चाचा भतीजे में तलवारें खींचना तय हो गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने लखनऊ में 23 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। जारी की गई लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सिरे से नकार चुके हैं। कानपुर हाजी परवेज के स्थान पर हो गए अतीक अहमद। इस सूची में दिलचस्प बात यह है कि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई हसीमुद्दीन सिद्दीकी को बांदा से उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही राजूपाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद को सपा ने कानपुर कैंट से प्रत्याशी बनाया है। कुछ वक्त पहले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को धक्का देकर दूर हटाया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी को मोहम्मदपुर से टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के भाई डिम्पल को रुदौली विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। राजकिशोर सिंह को अखिलेश ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। बाहुबलियों के मुद्दे पर अखिलेश का रुख साफ है, लेकिन चाचा है कि मानते नहीं। इसी सूची में 8 नेताओं के टिकट काटे गए हैं। शुक्रवार को ही अखिलेश यादव ने जावेद आब्दी को सिंचाई विभाग का सलाहकार बनाया था। यानी साफ है कि तलवारें खिंच चुकी है और इंतजार है कि अखिलेश यादव क्या कदम उठाते हैं। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और टिकटों की अगर लिस्ट की हम बात करें तो अतीक अहमद के नाम के बारे में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा कि इसमें मुलायम सिंह की सहमति होगी। तो हमको जानकारी नहीं कि कोई टिकट की सूची आज निकाली गई है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी की सहमति से ही उन्हीं की मर्जी से दिए जाते हैं टिकट। और जिनका आपने नाम लिया ये कई बार जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, जनता ने इनको निर्वाचित किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं खुर्रम का, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आपसे ये चीज साफ हो गई कि टिकट बंटवारे के मद्देनजर देखा जाए तो अखिलेश यादव पर अब शिवपाल भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर टिकट बंटवारे की हम बात करें तो साफ तौर पे शिवपाल का पलड़ा भारी है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर। यानी कि चाचा जीतते हुए नजर आ रहे हैं, चाचा स्कोरिंग पॉइंट पर है, ये बात बिल्कुल साफ होगी। और ये बात भी बिल्कुल साफ होती चली आ रही है कि टिकट बंटवारे में चाचा शिवपाल की ही चलेगी, भतीजे अखिलेश की बेहद कम चलेगी। ये साफ हो गया क्योंकि 2-3 नाम ऐसे हैं। सिबगतुल्ला अंसारी, चलिए अब मान लेते हैं कि मुख्तार अंसारी वो जिस पार्टी का विलय किया गया उसमें वो थे, तो उनका किनारे कर लिया जाए। लेकिन 2 नाम जो हैं वो नाम बेहद चौंकाने वाले। एक नाम आता अतीक अहमद का, जिसको मन से दूर किया था अखिलेश यादव ने, पास से बाकायदा धक्का दिया था, उनको टिकट दे दिएगा। दूसरी बात जो चौंकाने वाली बात है हसनुद्दीन की बात है। हम 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। हसनुद्दीन की बात करें तो 5 साल पीछे जाइए, याद करिएगा कानपुर के एक सम्मेलन दौरान तब स्टेट प्रेसिडेंट अखिलेश यादव थे और उस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने बाकायदा ज्वाइन कराया था हसनुद्दीन को पार्टी में। 2011 दिसंबर की बात ये है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद अगले ही दिन देर शाम को एक रिलीज आती है अखिलेश यादव की तरफ से, जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उस दौरान। उन्होंने कहा था हसनुद्दीन से समाजवादी पार्टी का कोई भी रिश्ता, कोई भी सरोकार नहीं है। तो उस जमाने से ये दोनों में टसल चली थी हसनुद्दीन को लेकर के, जो कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के भाई भी हैं। और आज जब उनको कैंडिडेट बनाया गया तो साफ करता है कि हसनुद्दीन सिद्दीकी को जो पिछले चुनाव में 2012 के चुनाव में टिकट नहीं दिला पाए थे शिवपाल सिंह यादव, आज जब उनको कुर्सी मिली प्रदेश अध्यक्ष की तो उन्होंने टिकट दिलाया। और इस बात से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो जाहिर सी बात है वो रिलीज भी जारी करने की स्थिति में नहीं है, जो उन्होंने पिछली बार किया था, क्योंकि तब वो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। यानी कि
जो टसल चल रही है वो आप पिछले 5 साल से जोड़ के अब देखा जा सकता है। ये याद दिला रहे हैं शिवपाल सिंह यादव कि जो 5 साल पहले जिसको तुमने कहा था कि इस पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आज वो पार्टी का अधिकृत कैंडिडेट है। और खुद शिवपाल सिंह यादव ने, जो स्टेट प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अनाउंस किया है। तो साफ बात है कि जो तलवारें खींची थी म्यान पर जाती हुई दिखी थी, लेकिन जब म्यान से निकली हैं तो धार और तेज हो चुकी है दोनों तलवार का। और अब इंतजार करिए कि इसका रिएक्शन क्या आता है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तरफ से, ये इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके जिस पर भी उन्होंने तलवार चलाई है, उस तलवार को उन्होंने हथियार बना लिया शिवपाल सिंह यादव ने। डिंपल की बात करिए, सिबतुल्लाह अंसारी की बात करिए, हसनुद्दीन की बात करिए, जावेद आब्दी की बात करिए। जावेद आब्दी को शिवपाल सिंह यादव ने धक्का दिया और अखिलेश यादव ने सिंचाई विभाग का सलाहकार बना दिया। सिंचाई विभाग जो शिवपाल सिंह यादव के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उसका सलाहकार बना दिया। यानी कि वार दोनों तरफ से हो रहा है। घातक किसका वार होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता सफा करेंगे, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। चलिए खुर्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इन सब चीजों से ये तो तय है कि आने वाले दिनों में 2 पार्टों में बटी ये सपा सरकार को लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी वोट बैंक के लिए। और दूसरी बात, हो सकता है कि घोषित प्रत्याशियों के जो नाम है वो भी अब बदले जाएं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव के ऊपर शिवपाल यादव भारी पड़ रहे हैं और टिकट के मामले में, तो ये तो 2 चीजें तय मानी जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता से नेता बने राजपाल यादव शनिवार को भदोही में एक निजी दौरे पर आए, जहां उन्होंने अपनी सर्व संभव पार्टी से जुड़े कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के प्रचारक के तौर पर काम करेंगे, वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि पीएम के फैसले का वो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिन दिक्कतों से आज लोग परेशान हैं, इससे उन्हें बहुत कष्ट है। मोदी जी के इस फैसले का, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है वो हमारी देश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। सरकार जो भी फैसला लेती है एक नागरिक के रूप में उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत पीड़ित हो रहा हूँ लगातार। एवरी डे आम जनता सब परेशान हो रही है, उसके लिए बहुत बेचैनी है कि कोई अच्छा सोल्यूशन आए, उससे उनको राहत मिले। और जौनपुर के गौरबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर गोपालपुर के पास पिकअप और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। हताहत पिकअप सवार लोग रामघाट से अंतिम संस्कार कर वापस अपने घर आजमगढ़ जनपद के बरदह थाना अंतर्गत कहरोली गांव वापस जा रहे थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि पिकअप के परकच्छे उड़ गए और आवाज सुन आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे। वहां चीख पुकार मची हुई थी। किसी तरह सभी को बाहर निकाला गया और लोगों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। गंभीर हालत में 2 लोगों को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। उधर से रोडवेज एक लाइट जला करके आ रही थी, हमारी कार को ओवरटेक करने के चक्कर में जो है ये मैजिक जो है क्रॉस कर गई थी, लेकिन एक लाइट के चलते जो है टक्कर हो गई आमने सामने, जिससे 7 लोग मर गए हैं, एक सीरियस हैं, 4-5 लोग घायल हुए हैं। गौराबाद शाहपुर थाना अंतर्गत एक रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हैं। इनमें से एक को बीएचयू रेफर किया गया है और बाकी घायलों का यहाँ इलाज चल रहा है। गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र में गोपालापुर गांव के पास एक दुखद घटना हुई है, जिसमें पिकअप और बस के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। साथ में 4 लोगों की घायल बताया जा रहा है और इसमें एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल इस समय तो राहत और बचाव का काम चल रहा है। हादसे के कारणों की भी जांच करवाई जाएगी। अगर किसी की लापरवाही पाई जाती है तो उस पर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विश्व प्रकाश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विश्व, आपसे जानना चाहेंगे किसकी लापरवाही सामने आ रही है? आपको बता देना कि ये बीती रात की घटना है और ये सभी लोग आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के निवासी हैं। ये लोग दास निकाल करके वापस अपने घर को लौट रहे थे कि सामने से रोडवेज बस जो कि सिर्फ एक लाइट जला के आ रही थी, जिस कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि हादसे की जांच के लिए जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया है कि जांच की जा रही है, जिसकी लापरवाही सामने आएगी लापरवाही की जाएगी। लेकिन प्रमुख दृष्टया साफ साफ जाहिर होता है कि अगर रोडवेज की बस एक लाइट जला के सहारे न आती होती तो ये सामने से पिकअप लड़ती, इसी कारण 3 लोगों की मौत हुई। जी तमन्ना जी, विश्व, आपसे जानना चाहेंगे जिन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल कैसी तबीयत है उनकी? 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक की हालत काफी नाजुक थी, उनको वाराणसी रेफर कर दिया है। बाकी 2 लोगों का इलाज अभी चल रहा है, हालांकि वो भी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कहना है?
पुलिस विभाग का साफ कहना है कि ये जो घटना घटी है इसके लिए पूरी तरह से रोडवेज बस की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इसकी जांच कराई जा रही है। घटना स्थल पे भी एसपी, सीओ तमाम अधिकारी मौके पर गए थे। उन्होंने प्रथम दृष्टया जांच में पाया कि पूरी तरह से एक बस की एक लाइट जलने के कारण ये हादसा हुआ है और इसकी जाँच की जा रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नोटबंदी के बाद शुरू हुई जनता की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। एटीएम के आगे लोगों की लंबी कतारों का सिलसिला जो है वो लगना जारी है। शनिवार से लेकर सोमवार तक बैंकों के बंद रहने की वजह से लोगों के लिए एटीएम ही एकमात्र सहारा है। एटीएम की हालत चिंताजनक है। शनिवार को ही ज्यादातर एटीएम में रखे थोड़े बहुत पैसे जो थे वो भी खत्म हो गए। लिहाजा आज का दिन भी उन लोगों के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत होगी। बैंक अब सीधे मंगलवार को खुलेंगे, लिहाजा आज और कल सोमवार को भी नकदी के लिए इंतजार और कोशिश में जुटे लोगों के हिस्से ज्यादातर जगहों पर निराशा ही आएगी। आज रविवार है और आज साप्ताहिक अवकाश है। वहीं सोमवार यानी कि 12 दिसंबर को ईद ए मिलाद का त्योहार है। इस तरह बैंक 12 दिसंबर तक बंद रहेंगे और ऐसे में लोगों के लिए एकमात्र जो सहारा है वो है एटीएम। हालांकि एटीएम की ताज़ा हालत की अगर बात करें तो नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में करीब करीब तय है कि आज और कल मुश्किलों भरा रहेगा। और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को इनाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए हर सप्ताह सरकार एक लकी ड्रॉ निकालेगी। इसमें विजेता को इनाम दिया जाएगा। नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव भेजकर डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इनाम देने की स्कीम लॉन्च करने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना में हर साल 125 करोड़ रुपए के इनाम देगी और इस योजना का लाभ पाने वाले लोगों का नाम जल्द ही ऐलान किया जाएगा। 8 नवंबर के बाद जिसने भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया है वो इस योजना का लाभ लेने का पात्र होगा। योजना के तहत 2 तरह के लोगों को इनाम दिए जाएंगे। एक इनाम साप्ताहिक और दूसरा 3 महीने बाद दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा हथियार बताते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। गुजरात के बनासकांठा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 8 नवंबर के बाद काले धन वाले बेचैन हैं। पीएम ने कहा कि देश के गरीब लोगों को ताकत देने के लिए नोटबंदी का फैसला किया। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजाय बाहर नोटबंदी के मुद्दे पर बयान दे रहे हैं। विपक्ष के इस आरोप का जवाब प्रधानमंत्री ने गुजरात के बनासकांठा में दिया। एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है और नोट बैन के मुद्दे पर सरकार अपनी बात नहीं रख पा रही है। सरकार कहती हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से नोटबंदी का जो फैसला सरकार ने किया है उससे पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। उन्होंने कहा कि नया पाप करने वाले किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि देश को कैशलेस बनाने की मुहिम छेड़ी जाए। ई बटवा से जोड़ लीजिए भाइयों, लोगों को ई मोबाइल बैंकिंग से जोड़ने में सफल होंगे, मुझे विश्वास है। बनासकांठा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष के आरोपों का एक-एक कर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष की लगातार मांग है कि प्रधानमंत्री इधर उधर बोलने की बजाय संसद में आकर सवालों का जवाब दें। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को संसद का सामना करने और सांसदों को सवालों का जवाब देने की चुनौती देते हुए कहा कि जनता उनकी एकतरफा कही गई बातों से थक गई है। इससे पहले मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्षी दल उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से उन्हें जनसभा में बोलना पड़ रहा है। राहुल ने जवाब में ट्वीट किया, मोदी जी, जनता आपकी एकतरफा बातों से तंग आ गई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ईमानदारी से संसद का सामना करें और हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष उन्हें संसद में बोलने नहीं दे रही है। पीएम के इस बयान को विपक्ष ने पूरी तरह से खारिज किया है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर संसद में नोटबंदी पर नहीं बोल रहे हैं। उनके पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ है ही नहीं और इसलिए वो सदन में आने से बच भी रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा में दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर विपक्ष ने पलटवार किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई संसद में जवाब देने से रोक नहीं रहा, बल्कि खुद प्रधानमंत्री सदन में आने से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये आरोप बेबुनियाद है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पहले ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका दल, उनके मंत्री अनुशासन में रहें। विपक्ष किसी को प्रोवोक नहीं कर रहा, किसी को उकसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्षी दल नाराज है। उनका मानना है कि पीएम इधर उधर बयान देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। उन्हें संसद में आकर नोटबंदी पर बयान देना होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के कारण देश मुश्किल हालात में है और पीएम तानाशाही पर उतर आए। संसद में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उनको प्रश्न का सामना करना पड़ेगा। कोई भी तानाशाही जो व्यक्तित्व होते हैं वो कभी अपने सामने प्रश्न सुनना नहीं चाहते और इसी कारण है कि वो संसद में आना नहीं चाहते। अच्छा हो पार्लियामेंट आकर के डिबेट करे तो सब बातों का जवाब दिया जा सकता है। अब भाषण पे भाषण में कैसे दो, और वही जैसे मान लो बाहर बोल रहे हैं वो सब यहाँ बोले और डिबेट हो सकता है उनकी बात सही हो या हमारी बात सही हो। नोटबंदी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम जानते हैं कि नोटबंदी पटरी से उतर गई है और अब सरकार डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। ममता के इस बयान का बीजेपी ने भी जवाब दिया। मैं समझता हूं ममता जी को भी एक जन्म और लेना पड़ेगा मोदी जी को पहचानने में। मोदी जी आज सिर्फ देश के नेता नहीं, दुनिया के नेता है और उनको ममता जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पीएम मोदी ने गुजरात में रैली के दौरान कहा था कि संसद चलने नहीं दी जा रही और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने जनसभा में अपना पक्ष रखने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। नोटबंदी पर संसद में विपक्ष के हंगामे और भूकंप वाले बयान को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी ली। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए कड़ा फैसला लेना जरूरी है। नोटबंदी के मुद्दे पर देश की संसद भले ही ठप हो, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। नोटबंदी पर अपने बयान से संसद में भूकंप लाने का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान बीजेपी को नागवार गुजरा। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भूकंप तो दूर, उनके बोलने से हवा तक नहीं चलती। कल उन्होंने कहा, देखिए जब मैं बोलूंगा तो फिर तूफान आ जाएगा। मैंने कहा बोलते तो रोज हैं, बोलते तो रोज हैं, लेकिन हवा भी नहीं चलती। मैं चक्कर में था, कहां से अभी तक तो हवा भी नहीं चली, कभी कैसे तूफान आ जाएगा। मैं कल से सोच रहा हूं इसी। नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार की पीठ थपथपाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को आर्थिक बुलंदियों पर ले जाना है तो इसके लिए कई बार कठिन और तकलीफ भरे फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन आगे चलकर ये देश के भविष्य निर्माण में सहायक साबित होगा। 70 वर्षों की आजादी के काल में विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाया, उस कुल कारणों को भी हम समझते हैं। यदि हमको आर्थिक महाशक्ति भारत को बनाना है तो बहनों भाइयों कभी कभी कुछ साहसिक और कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं।
नोटबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार लगातार जारी है। सदन से लेकर सड़क तक इस पर सियासी संग्राम हो रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी नोटबंदी के कारण संसद ठप होने पर तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। बावजूद इसके कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नोटबंदी को लेकर भारतीय राजनीति में घमासान मचा हुआ है। वहीं सड़क पर आम आदमी भी घर से बैंक और घर से ATM दिन हो या रात रुपए निकालने को लेकर संघर्ष कर रहा है। नोटबंदी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कानपुर में SBI के 2 ATM खराब होने और सर्वर डाउन होने के चलते कानपुर में लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कानपुर के नौवस्ता इलाके में लोगों ने हाथ में दिए लेकर ATM की आरती करना शुरू कर दी और उससे ठीक होने और पैसे उगलने की सिफारिश करते दिखे। लोगों की फरियाद कितनी सुनी गई मालूम नहीं, लेकिन ये विरोध अपनी तस्वीरों की वजह से जरूर सुर्खियों में आने में कामयाब रहा। जी, मैं 4 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पर। 2000 रुपये सिर्फ निकल रहे हैं। आज तो सर्वर ही डाउन है, तो वो भी नहीं निकल पाया। मैं नौकरी करता था जी, तो नौकरी पैसा छोड़ के यहाँ पे लाइन में लगाया हूँ। सर, यहाँ मैं 3 घंटे से लाइन पे लगा था, इसके बाद सर्वर डाउन हो गया। यहाँ पे 4 मशीन है, 2 तो विड्रॉल की है जी, 2 है जमा करने की जी। 3 ऑलरेडी 3 मशीन खराब पड़ी है यहाँ पे जी, और 1 मशीन जो तो विड्रॉल कर रही है वो भी खराब है, सर्वर डाउन है। 2 मशीनें खराब पड़ी हुई हैं और जो सर्वर डाउन निकल रहा है। क्या पैसा निकल रहा है रुक के? नहीं, बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ। और देश में 500 और 1000 के नोट बंदी के सरकार के ऐलान के बाद जहां देश भर में कारोबार प्रभावित हुआ है, तो वहीं हास्य और मनोरंजन के साधनों पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। इसका जीता जागता उदाहरण काशीपुर में आजकल चैती मेला प्रांगण में लगा हुआ है द ग्रेट जैमिनी सर्कस है। बीते 19 नवंबर से काशीपुर में लगे हुए द ग्रेट जैमिनी सर्कस के कलाकार अपनी जान हथेली पर रखकर दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें दर्शक नहीं मिल पाने से इन कलाकारों का हौसला भी टूट रहा है। कलाकारों में लड़कियों से लेकर लड़के और जोकर आदि देशी और विदेशी कलाकार हैं, लेकिन आजकल भारत सरकार के 500 और 1000 के नोटबंदी के ऐलान के बाद रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। 3500 से 4000 दर्शक क्षमता वाले इस सर्कस के प्रत्येक शो में केवल 35 से 40 दर्शक ही आ पा रहे हैं। नोटबंदी का ऐलान के बाद लोग सर्कस में आने के बजाय ATM और बैंक की लाइनों में लगे हैं। प्रत्येक शो में कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। कुछ दर्शक ऐसे भी होते हैं जो 2000 के नोट के खुले न होने की वजह से वापस लौट रहे हैं। बालकनी मिला के 4-4.5 हजार के आसपास होती है, जिसमें से 30-40 लोग 50 लोग ही आ पा रहे हैं 100। जब 500 का 1000 नोट चल रहा था तो पब्लिक मिल रहा था हम लोग का। अभी 1000 का 500 का नोट बंद के कारण पब्लिक नहीं मिल रहा है, 2-3 नज़र हो रहा है, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत ऊपर डिफरेंट हो रहा है। और वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक हवाला कारोबारी के चित्रदुर्ग और हुबली के ठिकानों पर छापे डाले। हवाला कारोबारी ने बाथरूम में बने गुप्त तहखाने में करोड़ों रुपए के साथ गहने छिपा रखे थे, जिसे आयकर विभाग ने बरामद कर लिया। नोटबंदी के बाद सारा देश जहां पैसों के लिए बैंकों और ATM के बाहर लाइन में खड़े होकर धक्के खा रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नए नोटों का जखीरा मिल रहा है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और हुबली में एक हवाला ऑपरेटर के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी में 5.7 करोड़ रुपए की नकदी 2000 रुपए के नए नोटों में मिली है। इसके अलावा 32 किलो गहने, 90 लाख रुपए बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट के रूप में मिले हैं। इस पूरी रकम को इस तरह से बाथरूम में छिपाकर रखा गया था कि किसी को कोई इसकी भनक तक ना लग पाए। सारा का सारा कैश बाथरूम में बने गुप्त तहखाने में रखी तिजोरी में रखा मिला। इससे पहले वेल्लोर में रेत कारोबारी के यहाँ 24 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट मिले हैं। ये नए नोट एक कार से जब्त किए गए। नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही देश भर में इनकम टैक्स विभाग जगह जगह छापेमारी कर रहा है और बड़े पैमाने पर नकदी की बरामदगी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कहीं 2000 रुपए कैश के लाले पड़ रहे हैं, तो कहीं करोड़ों के नए नोट बरामद हो रहे हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक लॉ फर्म से 10 करोड़ रुपए के नोट बरामद किए गए हैं, जिनमें से 2 करोड़ रुपए के नए नोट बताए जा रहे हैं। एक जानकारी के हिसाब से इस लॉ फर्म पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। छापे के बाद हुई बरामदगी की जानकारी क्राइम ब्रांच ने आयकर विभाग को दे दी है। उत्तराखंड में नैनीताल जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर रामगढ़ विकासखंड के गागर क्षेत्र में निर्माणाधीन होटल की नींव खुदाई के दौरान 40 फीट ऊंची पहाड़ी दरक गई।
भर भर आकर गिरी पहाड़ी के मलबे में दबकर 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। मरने वाले 3 मजदूर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के हैं और जबकि 5 झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले थे। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीमों ने ग्रामीणों की मदद से 4 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे के ढेर से शवों को निकाला। गागर क्षेत्र में संतोष गाड़िया का होटल स्थानीय ठेकेदार आईडी पांडे बना रहा है। निर्माण स्थल रामगढ़ मार्ग से करीब 100 मीटर दूर है। शनिवार को 9 मजदूर होटल की नींव खुदाई का काम कर रहे हैं। शनिवार शाम करीब 5 बजे नींव के पश्चिम की ओर का पहाड़ दरक गया और भारी मलबा खुदाई कर रहे मजदूरों पर आ गिरा। हादसा इतना भयावह था कि मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है वो पुलिस प्रशासन को दी तो हड़कंप मच गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वंदना सिंह के नेतृत्व में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ के जवान घटनास्थल पहुंचे। तब तक ग्रामीण बचाव कार्य शुरू कर चुके थे, लेकिन 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक मजदूर का रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। मृत 2 मजदूर सगे भाई थे। क्षेत्र में काम करने वाले अन्य मजदूरों ने सभी मृतकों की शिनाख्त कर ली है। और देहरादून की भारतीय सैन्य अकेडमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में 610 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए। इनमें से 454 कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन मिल जाएगा, जबकि इसके अलावा 45 विदेशी कैडेट्स भी अपने देश की सैन्य सेवाओं में सैनिक अधिकारी के रूप में कमीशन पा सकेंगे। इससे पहले कल IMA की ऐतिहासिक जेटवुड बिल्डिंग के सामने ड्रिल स्क्वायर में संपन्न कमांडेंट परेड में इस परेड के पूर्वाभ्यास के रूप में कैडेट्स ने अपना पूरा दमखम दिखाया। इस मौके पर IMA गीत की धुन पर कदम ताल करते हुए अकेडमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को उनके भविष्य की शुभकामनाएं दी। और इसी खबर पर बात करते हैं देहरादून में मौजूद हमारे संवाददाता रवि के वैश्य से। रवि, किस तरह से चला ये कार्यक्रम और किस तरह से संपन्न हुआ? दुनिया जिस तरीके से आतंकवाद की आग में झुलस रही है, पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के अंतर्गत शनिवार सुबह भारतीय सेना में 401 जांबाज अफसर भर्ती हुए। 454 जो कैडेट्स थे, जेंटलमैन कैडेट्स जिन्हें बोला जाता है, देहरादून में IMA POP यानी पासिंग आउट परेड में उन्होंने जांबाज अफसरों ने शपथ ली देश की रक्षा करने के लिए। इसमें 53 जो कैडेट थे वो विदेशी कैडेट थे, जिसमें 454 कैडेट्स में 77 कैडेट्स जो थे उत्तर प्रदेश से शामिल हुए, जबकि 29 कैडेट उत्तराखंड के रहने वाले थे। लेकिन इसी दौरान जो शनिवार को परेड हुई, उस दौरान एक बहुत ही जो संदेहास्पद जो एक वारदात जिसे कहा जा सकता है वो ही परेड के दौरान एक सफेद रंग का प्राइवेट तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की कैशलेस भारत के सपने के मद्देनजर झारखंड सरकार ने झारखंड को देश का पहला कैशलेस राज्य बनाने की लेकर जोरदार तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत झारखंड में लगातार कैशलेस ट्रांजैक्शन की जानकारी और ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों, मजदूरों और पशुपालकों के लिए कैशलेस प्रशिक्षण की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें राज्य भर के किसानों, मजदूरों और पशुपालन करने वालों को कैशलेस ट्रांजैक्शन का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत राज्य के कई मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। तो रांची में मौजूद संवाददाता रफी सामी का रुख करते हैं, जो हमें झारखंड की अहम खबरों से रूबरू कराते हैं रोज। रफी, आज की क्या अपडेट है झारखंड को लेकर और झारखंड में कौन कौन सी अहम खबरें हैं? झारखंड की महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो झारखंड में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस भारत बनाने का सपना देखा है, कैशलेस भारत बनाने की शुरुआत की है, इसे लेकर के झारखंड सरकार झारखंड को देश का पहला कैशलेस राज्य बनाने के जद्दोजहद में पूरी तरह से लग चुकी है। झारखंड सरकार लगातार कैशलेस
राज्य बनाने को लेकर, कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर के लगातार प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। विगत दिनों पहले लगातार कैशलेस को लेकर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया गया, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया गया। हर एक विभाग में देखने को मिल रहा है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो, हर एक विभाग में झारखंड सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन या कैशलेस झारखंड बनाने को लेकर के पूरी जोर शोर से लगी हुई है। वहीं आज झारखंड में इसी कड़ी में झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन का प्रशिक्षण या कैशलेस ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग किसानों, मजदूरों और लेबरों के बीच तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तुर्की में एक बार फिर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। शनिवार शाम मध्य इस्तांबुल के बेसिकतास स्टेडियम के पास 2 भीषण धमाके और गोलीबारी की खबर मिली, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 166 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रॉयटर के मुताबिक तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयलू ने बताया कि फुटबॉल स्टेडियम के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था, जिसका टारगेट पुलिस और नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। धमाके के बाद बेसिकतास स्टेडियम के पास उठते हुए धुएं की तस्वीरें आने लगी थी। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक विस्फोट कार बम के जरिए किया गया, जबकि दूसरा आत्मघाती हमला धमाका था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज 81वां जन्मदिन है और वो कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसमें से 3 किताबों का विमोचन होगा और नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा आयोजित एक अभियान की शुरुआत, जिसमें करीब 5000 बच्चे भागीदारी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मीराती में 11 दिसंबर 1935 को जन्मे मुखर्जी सरकार के साथ ही संसद में 5 दशकों से ज्यादा समय तक राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के राजनीतिक करियर में 25 जुलाई 2012 को देश के 13वें राष्ट्रपति बने। मुखर्जी सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन का आगाज करेंगे, जिसमें करीब 5000 बच्चे हिस्सा लेंगे। और भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई में चौथे टेस्ट मैच का घमासान जारी है। आज टेस्ट मैच का चौथा दिन है और भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। मुंबई टेस्ट के तीसरे दिन विराट कोहली ने वो कारनामा किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कोहली ने अपनी टेस्ट करियर का 15वां शतक लगाया। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतर सके, लेकिन कोहली ने अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया को बढ़त दिला दी। मौजूदा सीरीज में वो 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। एक सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कैप्टन के रूप में रिकॉर्ड गावस्कर के ही नाम पर है। गावस्कर ने ये कारनामा अपनी पहली ही सीरीज में दुनिया की सबसे मजबूत वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने 1970-71 में इंडीज टीम के खिलाफ उसी की धरती पर 474 रन बनाए थे। आज टीम इंडिया 451 रन से आगे अपनी पारी की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया का फोकस ज्यादा से ज्यादा लीड लेने पर होगा, ताकि इंग्लैंड को दूसरी पारी में कड़ी चुनौती देकर मैच पर कब्जा जमाया जा सके। तो चलिए, वेकअप जिंदगी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।